Hello dear students, let us start our discussion more about balanced and unbalanced forces। तो आज हम संतुलित और असंतुलित अर्थात बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि जब आप रस्सा कस्सी का खेल कर रहे हों तो एक तरफ रस्सी को खींचने वाला फोर्स यदि दूसरे तरफ से रस्सी को खींचने वाले फोर्स के बराबर हो जाए तो मिड पॉइंट पर जो भी निशान लगा रहता है वो उस निशान के इधर ना तो उधर अर्थात किसी भी दिशा में विस्थापित नहीं हो पाता। यही केस जब आप किसी के साथ पंजा लड़ा रहे होते हैं तो आपके द्वारा दूसरे के हाथ पर लगाया गया फोर्स और दूसरे के हाथ के द्वारा आपके हाथ पर अपोजिट दिशा में लगाया गया फोर्स यदि बराबर होगा तो ये भी एक स्पेशल केस होगा बैलेंस्ड फोर्स का। अर्थात अगर हम जनरल टर्म में कहें तो कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर बैलेंस्ड फोर्स लगता है तो वो वस्तु के स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन जो भी हम कह लें उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती है। अर्थात यदि वस्तु एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो वो उसी वेलोसिटी से उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती चली जाएगी। लेकिन अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु कंटिन्यूअसली अपने वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदल रही है तो हम कहेंगे कि उस पर एक एक्सटर्नल बल या फोर्स लग रहा है। इसका मतलब वो अनबैलेंस्ड फोर्स के अंडर में मोशन कर रही है। ठीक, तो दिस इज अ सिंपल केस ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स में जैसे ही इसके केस में अगर हम देखें जैसे किसी वस्तु पर हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे क्या होगा, इसके स्टेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या इसकी वेलोसिटी या इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। अर्थात यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते ही वो मोशन में आ जाएगी, या अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते ही उसकी यूनिफॉर्मिटी नष्ट हो जाएगी अर्थात वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करने लगेगी। या यूँ कहें कि अगर कोई वस्तु जैसे आप साइकिल चला रहे हों, अगर साइकिल चला रहे हों और उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से आप चलते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब जितने फोर्स से आपको पीछे की ओर रोका जा रहा है, जो रेसिस्टिव फोर्स हैं जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, एयर के द्वारा लगाए जाने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, इन सब के कारण आपको आगे बढ़ने से रोका जाता है। तो आप जितनी स्पीड में जा रहे हैं उतनी स्पीड में ही जाने के लिए आगे की दिशा में एक छोटा सा फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स का मान यदि आपको रोके जाने वाले फोर्स के मान के बराबर हो जाए तो जाहिर सी बात है आप पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और इस अवस्था में नेट फोर्स एक्टिंग ऑन यू बिकम्स जीरो। सो यू आर सेट इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन यू। इट मीन्स आप साम्यावस्था की स्थिति में कहलाएंगे अर्थात बैलेंस्ड फोर्स की स्थिति में हैं ऐसा कहा जाएगा। लेकिन अगर आप साइकिलिंग करते करते अपने पैडलिंग के द्वारा इतना अधिक फोर्स साइकिल पे लगाते जाइए जिससे कि आप के जो रेसिस्टिव फोर्स हैं उनसे अधिक फोर्स लगने लगे अर्थात आपकी स्पीड या आपकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाए तो हम कहेंगे कि आप अनबैलेंस्ड फोर्स के अंतर्गत मोशन कर रहे हैं। So this is all about the balanced and unbalanced force. Let us study what your textbook says. Your textbook says that a wooden block on a horizontal table, two strings X and Y are tied to the two opposite faces of the block as shown. If we apply a force by pulling the string X, the block being to move to the right. Similarly, if we pull the string Y, the block moves to the left. But if the block is pulled from both the side with equal forces, the block will not move. Such forces are called balanced force. आइए हम देखते हैं फिगर में क्या है। यहाँ देखिए एक टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, लकड़ी का ब्लॉक है या कोई आप पुस्तक मान लीजिए आपकी किताब कोई बुक रखी हुई है तो इसमें दो दिशाएं X और Y दिखाई पड़ रही हैं। इस किताब के लेफ्ट साइड में वाई डायरेक्शन शोज कर रही है और राइट साइड में एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो लेफ्ट में वाई डायरेक्शन है,
जरा देखिए, अगर मैं x दिशा में किसी फोर्स से इस ब्लॉक को अपनी ओर खींचूं तो क्या होगा, ये किताब या ये ब्लॉक इस दिशा में चलने को तैयार हो जाएगा और चलेगा। और यदि इसी किताब पर x दिशा में फोर्स ना लगा करके y दिशा में लगाया जाए तो ये y दिशा में एक पर्टिकुलर स्पीड से चलने लगेगी। इसका मतलब इन दोनों ही केसेज में इस पर अनबैलेंस फोर्स लग रहे हैं, लेकिन x दिशा में लगाए जाने वाले पुलिंग फोर्स के जस्ट बराबर मैग्नीट्यूड का यदि मैं y दिशा में भी एक पुलिंग फोर्स लगा दूं, पुल करने लगूं, x दिशा से जितने फोर्स से पुल कर रहा हूं y दिशा में भी उतने ही फोर्स से पुल करने लगूं, तो ये ब्लॉक अपने स्थान से नहीं हिलेगा। इसका मतलब ये ब्लॉक करंट टाइम में बैलेंस्ड फोर्स के अंतर्गत वर्क कर रहा है। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है सच फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेज एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, now let us consider a situation in which two opposite forces of different magnitudes pull the block. In this case, the block would begin to move in the direction of the greater force. बहुत सही बात है। ये जिस दिशा में बल अधिक लगेगा, जिस दिशा में अधिक बल से वस्तु को खींचा जाएगा, उसी दिशा में वस्तु चलना प्रारंभ कर देगी। ठीक, thus the two forces are not balanced and the unbalanced force act in the direction of the block moves. अर्थात ब्लॉक जिस दिशा में मूव करना शुरू करेगा उसी दिशा में अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, ऐसा हम कहेंगे। This suggests that an unbalanced force acting on an object brings it in motion. Okay, now आइए हम दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए लिखा, what happens when some children try to push a box on a rough floor. देखिए एक रफ फ्लोर है, अर्थात फ्लोर और इस बॉक्स के सरफेसेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स जो कि इसके मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसी वस्तु के रिलेटिव मोशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष या सटा करके मोशन में लाई जाती हैं तो उन सरफेसेस के कांटेक्ट में आने के बाद मोशन में जो फोर्स आता है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वस्तु की गति की अवस्था में विरोध किया जाता है, अर्थात वस्तु को आगे बढ़ने से रोका जाता है। फ्रिक्शनल फोर्सेज की दिशा हमेशा वस्तु के मोशनल डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे जो हैं एक ब्लॉक को पुश कर रहे हैं। अगर ये ब्लॉक इस दिशा में पुश किया जा रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा अर्थात अपोजिंग फोर्स होगा, वो जो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में लग रहा होगा वो इसके मोशन का अपोज करेगा। जरा नीचे देखिएगा, आप ये देखिए तो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा कि ये नीचे की दिशा में फोर्स लग रहा है, और ऊपर देखेंगे तो ये ऊपर की दिशा में फोर्स लग रहा है बच्चों के द्वारा। तो जब तक आपके द्वारा लगाया गया फोर्स या बच्चों के द्वारा लगाया गया फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस नहीं कर देता या जब तक उसके बराबर नहीं हो जाता तब तक वस्तु को आगे बढ़ा पाना संभव नहीं होगा। यदि बच्चों के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको धीरे धीरे बढ़ाते 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 इतना कर दिया जाए कि ये उसका फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाए तो वस्तु मोशन में आ जाएगी और मोशन करना शुरू कर देगी। अर्थात अगर हम किसी वस्तु पर जैसे ही ऊपर की ओर पुश करने का प्रयास करते हैं, अपोजिट दिशा में एक फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोकने लगता है। जैसे जैसे मैं अपोजिट दिशा में फोर्स लगाता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स के अपोजिट दिशा में फोर्स लगाने लगता है। अर्थात हर स्थिति में वो हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स को बैलेंस करता रहता है। इस प्रकार से बॉक्स में कोई मोशन क्रिएट नहीं हो पाता, लेकिन जैसे ही हम उसके द्वारा लगाए जाने वाले मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे वो बॉक्स आगे की दिशा में बढ़ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये अनबैलेंस फोर्स के अंतर्गत आपने पढ़ा। इसी को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में क्या कह रहा। इफ दे पुश, इट मीन्स चिल्ड्रेन पुश द बॉक्स विद अ स्मॉल फोर्स, द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन acting in a direction opposite to the push. This friction forces arises between two surfaces in contact. अभी मैंने बताया आपको कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है
इसको हिंदी में कहते हैं घर्षण बल। ये जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं और कांटेक्ट में आते हैं, रिलेटिव मोशन करने का प्रयास करते हैं, तभी ये फोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, आगे फिर लिखा हुआ है इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड फ्लोर रफ सरफेस, अर्थात ये बॉक्स जिस सरफेस पे रखा गया है उसका खुरदुरा तल और ये जो आपका अर्थात रफ सरफेस और जो ये आपका बॉक्स का फ्लोर है नीचे तल बॉटम, उन दोनों सरफेसेस के बीच में ही ये फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है। आगे लिखा है इट बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। द चिल्ड्रेन पुश द बॉक्स हार्डर but the box still does not move. This is because the friction force still balances the pushing force. सही बात है, आपको भी मैंने बताया कि ये बच्चों के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स से फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस होता जाएगा। आप या बच्चों के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स जैसे जैसे बढ़ता जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट दिशा में बढ़ता चला जाता है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स तो दो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच लगने वाला फोर्स है, इसका एक मैक्सिमम मान होगा। तो बच्चों के द्वारा यदि बॉक्स पर लगाया जाने वाला फोर्स उस फ्रिक्शनल फोर्स के मैक्सिमम मान से ज़्यादा हो जाएगा तो उस अवस्था में बॉक्स उस सरफेस पर स्लिप करना शुरू कर देगा, अर्थात बॉक्स मोशन में आ जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल द पुशिंग फोर्स बिकम्स बिगर दैन द फ्रिक्शन फोर्स, देयर इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स सो द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग। ओके, चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वी राइड अ बाइसिकल, जब हम किसी साइकिल को चलाते हैं तब क्या होता है। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाइसिकल बिगिंस स्लो डाउन, बात सही है, आप पैडल मारना बंद कर दीजिए, साइकिल आपकी धीरे 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 रेस्ट में आने लगेगी, तो या रेस्ट पोजीशन को प्राप्त होने लगेगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप पैडलिंग करना बंद करते हैं तो इसका मतलब जो अपोजिंग फोर्स है, जो आपके मोशन का लगातार अपोज करता है, वो उसको बैलेंस करने वाला फोर्स आपने लगाना बंद कर दिया। इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स आपके टायर और सड़क के बीच में लग रहा है, जो एयर के रेसिस्टेंस के कारण लग रहा है, उन सब के प्रभाव को निरस्त करने वाला बल जो कि आप पैडलिंग के द्वारा साइकिल पर लगा रहे होते हैं वो रुक जाता है। इसका मतलब साइकिल धीरे 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 रेस्ट अवस्था में आ जाएगी। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है when we stop pedaling the bicycle begins slow down. This is again because of friction force acting opposite to the direction of motion. In order to keep the bicycle moving we have to start pedaling again. Thus it thus appears that an object maintain its motion under the continuous application of an unbalanced force. However, it is quite incorrect. An object moves with a uniform velocity when the force acting on the object are balanced and there is no net external force on it. बात सही है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी वस्तु पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो वो वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रह सकती है, अर्थात किसी वस्तु को एक निश्चित अवस्था में गति की अवस्था चाहे विराम की अवस्था में बने रहना है तो उस वस्तु पर लगने वाला समस्त बल संतुलित बल होना चाहिए, अर्थात उस वस्तु पर लगने वाला टोटल फोर्स बैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। ठीक, इसका मत देखिए, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ, इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल बी अ चेंज आइदर इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. Okay? अर्थात किसी आपने देखा कि ऑब्जेक्ट पर जैसे ही कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगना शुरू हो जाता है देयर विल बी अ चेंज आइदर इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, अर्थात वस्तु की या तो स्पीड बदल जाएगी, स्पीड का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, या तो वस्तु के मोशन की डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक, and the change in its speed
and are in the direction of motion would continue as long as this unbalanced force is applied। अर्थात ये अनबैलेंस फोर्स जब तक लगता रहेगा तब तक स्पीड का मैग्नीट्यूड अथवा डायरेक्शन बदलता रहेगा, और जैसे ही अनबैलेंस फोर्स लगना बंद हुआ अर्थात वस्तु पर लगने वाला टोटल फोर्स बैलेंस हो जाएगा, तो न तो वस्तु की स्पीड बदलेगी और ना ही वस्तु के मोशन की डायरेक्शन बदलेगी। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, तो इसको आप पढ़िए। टुमारो वी विल डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टिल नाउ टेक केयर, थैंक यू।